जय हिंद बच्चों। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था प्रकाश के बारे में, उसकी अवधारणा को हमने समझा था। उसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन को देखा, परावर्तन के नियम को देखा और जो दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोली दर्पण और गोली दर्पण के भी प्रकार, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तथा उनके भागों के बारे में हमने समझा था। आज हम देखेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की, किस प्रकार गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक तो होता है अवतल दर्पण के द्वारा और दूसरा होता है उत्तल दर्पण के द्वारा। तो सबसे पहले हम इनके द्वारा जो प्रतिबिंब को का जो निर्माण होता है, उनसे संबंधित नियम को देख लेते हैं कि किस प्रकार के नियम रहते हैं। तो यहाँ पर 4 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, पहले तो हम बना ले यहाँ एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये है उत्तल दर्पण। इस प्रकार से, और इसी में ये जो ध्रुव होता है P, और यहाँ कहीं पर जो C होता है, वक्रता केंद्र C, और इन दोनों से होती हुई एक रेखा जाती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी वैसे ही यहाँ पर कहीं ध्रुव होता है और यहाँ पर C वक्रता केंद्र, और इन दोनों से होकर के जो रेखा जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये C हो गया और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पर फोकस होता है और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में ये फोकस होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम पहला नियम की बात करें। पहला नियम यह कहता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वे फोकस से होकर जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात ये मुख्य अक्ष है और इसके ये इस प्रकार से समांतर जो आएंगी, तो कहां से होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएंगी, इस प्रकार से। परावर्तन के पश्चात वे फोकस से होकर चले जाएंगे। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में देखें तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, परावर्तन के पश्चात वे फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। परावर्तन के पश्चात वे फोकस से आती हुई प्रतीत होंगे, इस प्रकार से। ये पहला नियम है, फोकस से आती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में, और इसमें फोकस से होकर जाएंगे। ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि इसका ठीक विपरीत, कि जो किरणें फोकस से होकर आएंगी, जो किरणें फोकस से होकर जाएगी, जैसे दूसरा नियम कुछ इस प्रकार से कि जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पहला नियम के विपरीत में दूसरा नियम है। उसमें क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। इसमें फोकस से होकर के आएंगी तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। वैसे ही यदि उत्तल दर्पण की बात करें हम, तो उत्तल दर्पण में भी वही कि जो किरणें फोकस की ओर आएंगी, फोकस की ओर आएंगी, वे किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, इस प्रकार से। ये दूसरा नियम हो गया।
मुख्य अक्ष के समांतर। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम कहता है कि जो किरणें जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, यदि किरणें प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगे। इस प्रकार से वक्रता केंद्र से जाएंगी, वापस उसी मार्ग में लौट जाएंगी, अर्थात जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वापस उसी मार्ग से वक्रता केंद्र से होती हुई चले जाएंगी। इसमें भी वैसे ही देखें, उत्तल दर्पण में भी जो किरणें वक्रता केंद्र की ओर आएंगी, इस प्रकार से वक्रता केंद्र की ओर आएंगी, परावर्तन के पश्चात ये आएंगी, परावर्तन के पश्चात वे उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। ये तीसरा नियम हुआ। चौथा नियम ये होगा कि जो किरणें ध्रुव पर आपतित होंगी, इस प्रकार से जो किरणें ध्रुव पर आपतित होंगी, वे परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाएंगे। इस प्रकार से ये ध्रुव पर जो आपतित होंगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, थोड़ा सा ये एंगल बड़ा बन गया है, इसे इस प्रकार समझे कि ये परावर्तन का नियम का पालन कर रही है। जितने कोण के साथ में, मुख्य अक्ष के साथ में ये इसने कोण बनाई है, उतने ही कोण के साथ में ये परावर्तित हो जाएंगे। ये चौथा नियम कहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें, ये मुख्य अक्ष ध्रुव पर जितने कोण के साथ ये आपतित होंगी, ठीक उतने कोण के साथ वापस लौट जाएंगी। ध्रुव पर आपतित होंगी, चौथा नियम कहता है ध्रुव पर आपतित होंगी तो वे परावर्तन के नियम का पालन करती हुई वापस लौट जाएंगी। ठीक, तो ये 4 नियम हैं हमारे कि हम जब दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उस समय हम ये 4 नियम का पालन करना होगा हमें। ठीक, तो अब हम आते हैं हम दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पर। तो पहले तो हम देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसे तो रहने देते हैं। हम बना लेते हैं यहाँ अवतल दर्पण इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ कहीं पर ध्रुव है और यहाँ वक्रता केंद्र C है, और इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इस प्रकार से ये आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा हुआ होगा, इसे भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर इन दोनों के मध्य में ये फोकस होता है। अब हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है, तो अलग अलग स्थितियों में हम वस्तु को जब रखते हैं तो उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण अलग अलग स्थिति में हमें देखने को मिलता है। तो पहली स्थिति हम रखते हैं वस्तु को अनंत पर। वस्तु को हम पहली स्थिति जो कि अनंत वाली है वहां पर रखते हैं। तो क्या होगा कि हम जब वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे देखते हैं। तो मालूम है हमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे अनंत से प्रकाश किरणें। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम वस्तु के द्वारा
किरणें भेजेंगे तो हमें 2 किरणें भेजना है। ऐसी तो बहुत सारी किरणें जाती हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब के निर्माण के लिए केवल 2 किरणों की आवश्यकता होती है और वो 2 किरणों को हम ये 4 नियम जो हैं, इनके अकॉर्डिंग भेज देते हैं। पहले या तो हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर भेज देंगे, दूसरी हो सकती है कि या तो हम फोकस से होकर गुजार देंगे, या तीसरी दूसरी जो है वक्रता केंद्र से भिजवा देंगे, या ध्रुव से। मतलब 2 किरणों को कोई भी 2 स्थितियों से हमको भिजवाना इस प्रकार से। तो मालूम है कि अनंत पर है वस्तु, अर्थात इससे प्रकाश किरणें आ रही होंगी कैसी, इस ओर से आ रही होंगी। तो अभी हम फिलहाल यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर वाली भिजवाते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर भिजवा दिया एक किरण, दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से भिजवा दिया। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरणें, तो वे परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगे? फोकस से होकर जाएंगे। तो ये फोकस से होकर चले जाएगी, ये पहली किरण चलेगी। दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो ये भी फोकस से होकर चले जाएगी इस प्रकार से। और परावर्तन के पश्चात जहां पर ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये किरण इस प्रकार से आई, ये चले गई, और ये किरण आई परावर्तन के पश्चात ऐसे चलेगी। तो ये दोनों परावर्तन के पश्चात यहाँ कहीं पर मिल रही है, जो कि फोकस बिंदु पर मिल रही है, ये एफ पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब का निर्माण भी यहीं पर हो जाएगा। ये तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ फोकस पर। ये हमें मिलता है फोकस पर, जब कहां पर हो वस्तु? अनंत पर हो। आकार कैसा है? बिंदु आकार का, बिंदु आकार। प्रकृति कैसी है? तो ये वास्तविक रूप से मिली है, दर्पण के सामने में वास्तविक रूप से मिली है परावर्तन के पश्चात, इसलिए प्रकृति होती है इसकी वास्तविक। ठीक। और साथ ही प्रतिबिंब जो बनता है, ये बनता है उल्टा। हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है, उसे भी हम देखेंगे। ठीक, ये होगी पहली स्थिति। अच्छा हाँ, अभी हमने देखा कि वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत से 2 किरणें भिजवाया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आए। अब जरूरी तो ये नहीं है कि अनंत से जो प्रकाश किरणें आए तो वे मुख्य अक्ष के समांतर ही आए। कुछ किरणें ऐसी भी हो सकती हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर ना आकर के एक एंगल के साथ में आ जाए। तो वे कहाँ पर मिलेंगी, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम। ये मान लीजिए कि प्रकाश किरणें अनंत से तो आ रही हैं, वस्तु अनंत पर तो रखी हुई है, लेकिन उसके द्वारा जो प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, एक एंगल बनाते हुए आ रही है। ये पहली किरण और ये दूसरी किरण। तो परावर्तन के पश्चात ये जहां पर मिलती है वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हमें मालूम था कि जो किरणें हमने देखा था, एक फोकस तल होता है, फोकस तल होता है ना। ये जो किरणें हैं दोनों मिलेंगी, ये मिलती हैं यहाँ कहीं पर इस प्रकार से। तो और ये जो है जहां पर ये मिलती हैं, ये ना तो फोकस पर मिलती है और ना ही तो और कहीं पर मिलती, ये मिलती हैं यहीं फोकस तल पर इस प्रकार से, जो कि मुख्य अक्ष के ठीक लंबवत होता है इस प्रकार से। ये फोकस तल पर, फोकस तल के किसी बिंदु पर प्राप्त होगा प्रतिबिंब। अभी कैसे हो रहा था प्रतिबिंब? जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस पर प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये होगा फोकस तल पर किसी बिंदु पर मिलेगा। आकार भी वही होगा, बिंदु आकार का, प्रकृति भी वास्तविक उल्टा होगा, लेकिन जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पर ना होकर फोकस तल पर होगी। ठीक है, वस्तु जब अनंत पर रखी हो, लेकिन उससे प्रकाश किरणें कैसी चल के आ रही हो? वो आ रही हो मुख्य अक्ष के साथ में एक एंगल के साथ में आ रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फोकस तल पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
तो ये हो गई दूसरी स्थिति। अब हम वस्तु को, स्थिति हुई है, अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति। जब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। वस्तु को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अभी तक अनंत पर थी, अब वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य में रखते हैं। अब अनंत क्या है? तो अनंत जो है वो एक गोला है। हमें मालूम है कि ये दर्पण जो होता है वो किसी एक गोले का भाग होता है। तो इस प्रकार से हमने बनाया एक गोला, और इस जिस गोले का ये भाग है, तो उस गोले की जो परिधि है, उस परिधि के बाहर जो है वहीं से लग जाता है अनंत। अनंत का यदि हम बात करें कि अनंत क्या है, तो इस दर्पण के लिए अनंत वही होगा जो जिस गोले का भाग है, उस गोले की जो परिधि है उसके बाहर में यहीं से लग जाता है अनंत। तो हम प्रतिबिंब को कहाँ, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं अब? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। ठीक है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है। यहाँ कहीं पर अनंत, इस यहाँ से अनंत लग गया था, तो हम वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में यहाँ पर वस्तु रखते हैं इस प्रकार से। ये है वस्तु। ठीक, अब यहाँ से भी हम दो किरणें भिजवाएंगे। दो किरणें भिजवाना जरूरी होता है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए। तो एक किरण तो हम भिजवा देते हैं, ये पहले नियम के अकॉर्डिंग, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो पहली किरण ये चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और हमें मालूम है पहले नियम के अनुसार कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें जाती हैं वे फोकस से होकर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगे इस प्रकार से। ये चलेगी। तो अभी तो हमने पहली किरण भिजवाई, अभी हमारे पास में कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ पहली किरण भिजवाया। अब प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दूसरी किरण भिजवाना पड़ेगा। दूसरी किरण इनमें से कहीं से भिजवा दो, फोकस से होकर के भिजवा देते हैं, दूसरा नियम। ये यहाँ पर फोकस है ना, तो यहाँ से होकर हम भिजवा देते हैं प्रकाश किरण को। तो आपको पता है कि जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये हो गया, मुख्य अक्ष इसके समांतर यहाँ से इस प्रकार से चले जाएगी। इस प्रकार से ये चलेगी। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात मिली हैं। एक किरण ये भिजवाया था हमने, ये चली गई परावर्तन के पश्चात, और ये किरण हमने ये भिजवाया था, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें जहां पर मिली हैं यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है मुख्य अक्ष पर। तो ये इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो ये है आपका वक्रता केंद्र C, और ये है आपका फोकस F। इन दोनों के मध्य में ये यहाँ पर बना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति हम यदि देखें तो ये है वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के मध्य। ठीक है, फोकस F के मध्य यहां पर बना प्रतिबिंब। आकार कैसा है, तो देख रहे होंगे कि वस्तु का जो आकार है थोड़ा इससे बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर वस्तु से छोटा लिखेंगे हम। वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक, प्रकृति कैसी है, वास्तविक रूप से मिली प्रकाश किरणें, अर्थात प्रकृति जो होगी वह वास्तविक ही होगी, वास्तविक, तथा कैसा है, उल्टा है। ठीक, ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति अब देखते हैं। हम वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं,
तो अभी हमने अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखा था, अब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तो देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है। ये वक्रता केंद्र पर रख देते हैं वस्तु को, ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया। तो वहीं फिर हमें दो किरणें भिजवाना है। एक किरण को हम भिजवा देते हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो मालूम है आपको कि मुख्य अक्ष के जो समांतर आती हैं प्रकाश किरणें, वे फोकस से होकर चले जाती है। तो ये है फोकस आपका, तो यहां से होकर ये चले जाएंगे इस प्रकार से, ये चलेगी। इसके बाद दूसरी किरण भिजवा देते हैं हम, फोकस से ही भिजवा देते हैं दूसरी किरण को, कहीं से भिजवा सकते हैं वैसे तो, हम भिजवाते हैं यहाँ से फोकस से। ये क्या कहता है नियम कि जब फोकस से होकर जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से तो ये मिली, ये कहां पर मिली है, ये यहाँ कहीं पर मिली है, जो कि वक्रता केंद्र सी पर ही मिली है। तो प्रतिबिंब कहाँ सी पर नहीं मिली, वक्रता केंद्र सी के नीचे मिली, मतलब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र सी पर रखा था। वक्रता केंद्र देखो तीसरी स्थिति है, वस्तु जब हमने कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना है। वक्रता प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगी। दूसरी चीज ये कि आकार कैसा है, तो आकार आप देख रहे होंगे कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के बराबर है। तो यहां लिख देंगे हम वस्तु के बराबर। अर्थात ये हुआ कि यदि प्रश्न आ जाए कि वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब का निर्माण उसके आकार का हो, यदि अवतल दर्पण की बात करें तो हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा, वक्रता केंद्र पर रखना होगा, जो कि वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बना है, प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक रूप से मिल रही है इसलिए वास्तविक होगी, और उल्टा होगा, ठीक है। ये तीसरी स्थिति होगी। अब चौथी स्थिति में हम वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अर्थात वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में रखते हैं। यहां कहीं पर वस्तु को हम रख देते हैं बीच में इन दोनों के, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य, ये रख दिया। पहली किरण भिजवा दो, दो किरण भिजवाना है, एक किरण को भिजवा दो मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमने भिजवा दिया मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर चले जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ये चलेगी। दूसरी किरण भिजवाना है हमें, दूसरी किरण भिजवाते हैं हम कहां से, फोकस से होकर भिजवा देते हैं। चलिए फोकस से होकर भिजवा देते हैं, ये भिजवाया। तो फोकस से होकर भिजवाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दूसरा नियम कहता है। ये हमने देखा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अब दोनों किरणें मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात, ये है ना, एक किरण ऐसे भिजवाया, एक किरण ये मुख्य फोकस से होकर भिजवा दिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अब ये परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो ये देखिए आप, प्रतिबिंब का निर्माण हमें हमें मिल रहा है यहाँ कहीं पर। और ये क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति, ये है अनंत, यहाँ से लग गया था ऐसा, इसके बाहर अनंत है, और ये है वक्रता केंद्र।
तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा? चौथी स्थिति वक्रता केंद्र तथा एफ सी। अब हम सी लिख देंगे तो समझ जाएंगे आप कि वक्रता केंद्र है सी तथा एफ के मध्य। कहाँ रखा हमने वस्तु को? सी तथा एफ के मध्य में रखा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में रखा। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? अनंत तथा सी पर, सी के मध्य, अनंत तथा सी के मध्य में हो गया ये प्रतिबिंब का निर्माण। आकार कैसा है? तो अब आप देख रहे होंगे कि वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब। सी के बाद में अब वस्तु को जैसे जैसे हम इधर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर अब जो बना है प्रतिबिंब वो है वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है भाई? तो प्रकृति है इसकी अभी भी वास्तविक रूप से मिल रही है, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। तथा उल्टा है, नीचे की ओर बना है इस प्रकार से, ये उल्टा हो गया। ये हो गई चौथी स्थिति। अब वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे बढ़ाएंगे तो अगली स्थिति हम देखेंगे कि वस्तु होगी फोकस पर। ये वस्तु है फोकस पर। हमने फिर दो किरणें भिजवा, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो होकर जाएंगे कहां से? फोकस से। इस प्रकार से चलेगी, ये फोकस होकर चलेगी। और दूसरी किरण को हम यहाँ पर भिजवा देते हैं ध्रुव से, ध्रुव पर आपतित कर देते हैं। तो मालूम है कि ध्रुव पर जब आती है, ध्रुव पर आपतित होती है किरण, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वे उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस लौट जाती है। परावर्तन के नियम का पालन करती है मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण इस प्रकार से बराबर होते हुए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जा रही है। इसको और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी हमें प्रतिबिंब निर्माण जैसी स्थिति नहीं मिल रही है, तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया और ये जो दूसरी किरण थी उसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। यदि हम देखेंगे ना तो ये आगे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और किसी एक बिंदु पर मिलेंगे जो कि होगा अनंत पर। ये अनंत कहाँ से लग गया है? इस परिधि के बाहर से अनंत लग गया है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये अनंत पे ही बन रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु है इतनी छोटी और इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। तो हमने देखा कि वस्तु को जब हमने कहाँ रखा? फोकस पर, फोकस एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर, अनंत पर। कैसा बना? आकार में बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा या विवर्धित कहें जिसे, बहुत बड़ा। प्रकृति कैसी है? तो अभी भी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिल रही है, आगे में मिलेंगी, तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। और कैसा है? अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये प्रतिबिंब जो है उल्टा है, तो वास्तविक तथा उल्टा। अब छठवीं स्थिति हम देखते हैं और वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। छठवीं स्थिति मतलब वस्तु को हम रख देते हैं अब फोकस तथा ध्रुव के मध्य।
ये फोकस और ये ध्रुव है ये, तो इन दोनों के मध्य में हम वस्तु को रख देते हैं, यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये वस्तु को रख दिया हमने। तो फिर दो किरणें भिजवाना है हमें। पहली किरण भेजेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर मालूम है आपको, कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये है फोकस, यहां से होकर चले जाएगी, इस प्रकार से चलेगी। और दूसरी किरण को हम भिजवा देते हैं ये ध्रुव पर, इस प्रकार से। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये इस प्रकार से चले जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से। अब आप देख रहे होंगे कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, ये दोनों किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ रही परावर्तन के पश्चात, आप देख रहे होंगे कि दोनों फैलते जा रही, अर्थात इनका मिलना असंभव है। तो इधर तो ये मिलेंगी नहीं, अब नहीं मिल रही है, इसलिए हम इन्हें थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये जब बढ़ाएंगे हम, तो ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी, अर्थात ऐसा लगेगा कि किरणें कहाँ से आ रही, ये इधर कहीं से पीछे से, दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही। तो वास्तविक रूप से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है यहाँ कहीं पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पर हो जाता है। तो ये एक मात्र स्थिति है अवतल दर्पण के लिए। 5 स्थिति तो हमने देखा था कि वास्तविक बन रहा था और दर्पण के सामने बन रहा था प्रतिबिंब। लेकिन ये एक मात्र स्थिति है, जो कि कौन सी स्थिति है, हमने रखा है एफ तथा फोकस जो कि एफ है, तथा पी ध्रुव के मध्य। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? दर्पण के पीछे। कहाँ पर हुआ है? अब यहाँ पर तो कोई ऐसा फोकस या वक्ता केंद्र सी ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके बीच वाली स्थिति सी बन ही नहीं रही है। तो हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब। ठीक है। आकार कैसा है? तो आप देख रहे होंगे वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है? प्रकृति अब देख रहे होंगे कि ये क्या वास्तविक रूप से मिली? तो नहीं, वास्तविक रूप से नहीं मिली है। इसलिए जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी, आभास होता है इस स्थिति में, इसलिए हम इसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक। प्रतिबिंब कैसा है साथ में? ये है सीधा। तो और एक चीज आप देख रहे होंगे कि जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो वो कैसा बना है? उल्टा बना है। और जब आभासी बना है तो ये सीधा बना है। तो हमेशा एक संबंध याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है हमेशा, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है। ठीक। तो ये हुआ हमारा गोली दर्पण में जो एक प्रकार, जो कि अवतल दर्पण, उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। 6 स्थितियां हमने देखा। 6 स्थिति बारी बारी से इस प्रकार से आप देख लें कि कहां पर हमने वस्तु को रखा था, तो कहां पर उसका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की 2 ही स्थितियां हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया, इस प्रकार से। और ये हो गया उसका ध्रुव। और जिस काल्पनिक गोले का ये भाग है, उस काल्पनिक गोले का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है, हमें मालूम है। तो यहाँ से वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं, तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष, इस प्रकार से। अब 2 स्थिति है इसकी। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम एक फोकस भी दे देते हैं इन दोनों के मध्य में। हाँ, 2 स्थिति, एक तो ये कि अनंत से आएगी, वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं हम। 2 ही इसमें स्थितियां हैं। ये उत्तल के लिए हो जाएंगी, ये जो टेबल है उत्तल के लिए, और ये अवतल के लिए। तो वस्तु
प्रतिबिंब और आकार, लास्ट है प्रकृति। ठीक, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? अनंत पर, पहली स्थिति रखते हैं हम अनंत पर। तो अनंत से भी दो प्रकाश किरणें भिजवाते हैं, तो दोनों हमें भिजवा देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से। तो मालूम है आपको कि उत्तल दर्पण के लिए हमने नियम में देखा था कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वे फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से। परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से। ये वाली किरणें, ये किरणें भी, ये जो किरण है ये भी जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से। अब क्या ये दोनों किरणें मिल रही हैं? तो आंसर है नहीं। ये इस ओर जा रही है और ये इस ओर जा रही है, तो इनका मिलना भी असंभव है। तो ये हम पीछे की ओर मिलाते हैं, तो ये जो कि मिलती हुई हैं, देखिए ये कहाँ पर मिल रही हैं दोनों? आभासी रूप से ये फोकस पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर कहाँ पर होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा फोकस पर। ठीक है, वस्तु को हमने कहाँ रखा था? अनंत पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा फोकस पर। आकार कैसा है? तो यहाँ पर आकार है बिंदु आकार, बिंदु आकार। प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति अब होगी यहाँ पर आभासी, क्योंकि वास्तविक रूप से जो किरणें हैं वे नहीं मिली है ना? परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिली हैं क्या? नहीं मिली, इसलिए प्रकृति जो होगी वो होगी आभासी। ठीक, और साथ ही कैसा होगा आभासी प्रतिबिंब? हमने अभी बताया था कि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, तो ये होगा सीधा। ठीक, ये पहली स्थिति होगी। और दूसरी और अंतिम स्थिति हम वस्तु की रखते हैं जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ हो? दर्पण के सामने, अनंत के अलावा कहीं पर भी दर्पण के सामने में। जी, यहां कहीं पर हमने रख दिया वस्तु को। दो किरणें भिजवाना है, तो एक किरण को तो भिजवा दीजिए आप कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो उत्तल दर्पण में हमने जो नियम में देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें जाती हैं तो वे परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये है फोकस, इससे आती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात। ये पहली किरण हो गई। दूसरी किरण किरण को भिजवा दीजिए आप ये वाला चौथे नियम के अनुसार। कहां से? ध्रुव पर आपतित करवा दीजिए। ये ध्रुव पर आपतित करवा दिया। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस प्रकार से वापस लौट जाएंगे। लौट गई ये परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण। क्या दोनों मिल रही हैं? तो आंसर है नहीं। अब दोनों मिल ही नहीं रही हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण इधर तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को पीछे की ओर मिलाना पड़ेगा। तो इस किरण को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये जो किरण थी ये पीछे की ओर थी, ये दोनों यहाँ कहीं पर मिल गई। प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिबिंब का निर्माण अब कहाँ पर हुआ? देखिए ये ध्रुव है और ये फोकस है, इन दोनों के मध्य में। तो वस्तु को कहाँ रखा आपने? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहीं पर भी रख दिया। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो होता है कहाँ? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कहां पर? पी तथा फोकस, ओ ध्रुव तथा ध्रुव पी तथा फोकस एफ के मध्य में होता है। कैसा है आकार भी? तो आकार देख रहे होंगे, वस्तु थोड़ी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है। तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है?
तो क्या वास्तविक रूप से मिली? नहीं। पीछे की ओर हमने मिलाया है, तो ये आभासी होगा। और मालूम है आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, और दिख भी रहा है ये सीधा। तो ये हो गया सीधा। तो इस प्रकार से हमने देखा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसकी 6 स्थितियां थी और इसकी 2 स्थितियां हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक। अब इनके उपयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उनकी प्रकृति के अनुसार ये जो हमने प्रतिबिंब निर्माण देखा ना, इसी के अनुसार उनके उपयोग भी होते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, उपयोग किसके पहले? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो इसका उपयोग होता है, हम चाहते हैं कि हमें जो कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बड़ा भी मिले, विवर्तित मिले तथा साथ ही वो सीधा मिले, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरत होती है हमें जिस